आज है 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों करीब 1.5% तक टूट गए। बीच में निफ्टी लगभग 400 पॉइंट तक गिरा और पूरे बाजार में एक तरफा बिकवाली का माहौल दिखा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सभी सेगमेंट में भारी नुकसान हुआ, जहां ज्यादातर शेयर 1 से 2% या उससे ज्यादा टूटते नजर आए। निवेशकों के पोर्टफोलियो पर इसका सीधा असर पड़ा और हर सेक्टर लाल निशान में चला गया। मिड कैप इंडेक्स करीब 1000 अंक गिरकर 5928 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी करीब 811 अंक टूटकर 5740 पर आ गया, जिससे साफ दिखा कि गिरावट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे लगभग सभी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली दिखी, जिससे बाजार में डर का माहौल बन गया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला, जहां कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर 1 से 1.8% तक टूटे और बैंक निफ्टी 5100 के करीब फिसल गया, जिससे बाजार की कमजोरी और बढ़ गई। इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण रहे। पहला कारण बाजार खुलने से पहले ही मौजूद कुछ नेगेटिव फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से बियर्स पहले से ही बाजार को दबाव में रखे हुए थे। यूएस फेडरल रिजर्व के मिनट से ये संकेत मिला कि ब्याज दरों में जल्दी कटौती आसान नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो रेट हाइक भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी कमजोर पड़ सकती है, जो शेयर बाजार के लिए नेगेटिव होता है। यूएस मार्केट में भी फेड मिनट्स के बाद शुरुआती तेजी खत्म हो गई और डाउ जोन्स जैसे इंडेक्स में 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर हुआ। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर उम्मीद थी कि हालात शांत होंगे, लेकिन बातचीत में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इसके बाद क्रूड ऑयल करीब 3% उछलकर $69 के आसपास पहुंच गया, जो भारत जैसे इंपोर्ट पर निर्भर देश के लिए खराब खबर है। मार्केट के दौरान आई एक बड़ी खबर आई कि यूएस और ईरान के बीच बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकता है और यूएस मिलिट्री पहले से ईरान के आसपास अपनी ताकत बढ़ा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस एक फाइनल कॉल बाकी है और युद्ध शुरू हो सकता है। सैटेलाइट इमेजेस और रिपोर्ट से संकेत मिले कि ईरान अपनी साइट्स को रिपेयर कर रहा है और इजराइल भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकता है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हाई लेवल पर पहुंच गई। अगर यूएस और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है तो सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। क्रूड पहले ही $71 के करीब पहुंच चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमला हुआ तो ये जल्दी $75 से ऊपर जा सकता है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और जीडीपी पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए भारतीय शेयर बाजार क्रूड के बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बाजार में वॉलेटिलिटी भी काफी बढ़ी, जहां इंडिया विक्स करीब 9% से ज्यादा उछल गया। इसका मतलब है कि निवेशक काफी घबराए हुए हैं और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। टेक्निकल तौर पर एनालिस्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 का लेवल बहुत अहम है और जब तक ये लेवल पार नहीं होता, बाजार में कंसोलिडेशन और कमजोरी बनी रह सकती है। अगली खबर, बीपीसीएल और एचएमईएल ने वेनेजुएला का मैरी क्रूड 10-10 लाख बैरल खरीदा है। बीपीसीएल के लिए ये पहली बार है, जबकि एचएमईएल करीब 2 साल बाद वेनेजुएला से तेल खरीद रही है। इन डील से अप्रैल तक भारत का वेनेजुएला ऑयल इंपोर्ट कम से कम 60 लाख बैरल तक पहुंच सकता है। दोनों कंपनियां ये हैवी क्रूड एक बड़े जहाज से लाएंगी ताकि शिपिंग कॉस्ट कम हो सके। बीपीसीएल इस तेल को कोची और बिना रिफाइनरी में प्रोसेस करेगी, जबकि एचएमईएल मुंद्रा पोर्ट के जरिए बैठिंडा रिफाइनरी में इस्तेमाल करेगी। हैवी क्रूड अगर सस्ते में मिले तो रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर होता है। भारत धीरे धीरे रशियन ऑयल पर निर्भरता कम कर रहा है और वेनेजुएला जैसे डिस्काउंटेड क्रूड की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले आरआईएल, आईओसी और एचपीसीएल भी दुबई बेंचमार्क से $6.5 से $7 सस्ता वेनेजुएला क्रूड खरीद चुके हैं। अगली खबर, आईटी शेयरों में कई दिनों की भारी गिरावट के बाद टीसीएस के शेयरों में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। ये तेजी तब आई जब कंपनी ने ओपन एआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया, जिससे आईटी सेक्टर को थोड़ी राहत मिली। टीसीएस और ओपन एआई मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस लॉन्च करेंगे। इस साझेदारी के तहत टीसीएस के हजारों कर्मचारी ओपन एआई के एंटरप्राइज चैट जीपीटी टूल्स और कोडेक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेहतर करेंगे। टीसीएस का हाइपरवोल्ट यूनिट 100 मेगावाट कैपेसिटी वाला एआई रेडी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे भविष्य में 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें लिक्विड कूल्ड हाई डेंसिटी डेटा सेंटर्स और ग्लोबल क्लाउड कनेक्टिविटी होगी, जिससे भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की तैयारी है। दोनों कंपनियां इंडस्ट्री फोकस्ड एआई सॉल्यूशंस भी बनाएंगी और ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए एआई डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग में साथ काम करेंगी।
टाटा ग्रुप और ओपन एआई का कहना है कि ये साझेदारी भारत की एआई लीडरशिप एम्बिशन को तेज करेगी और युवाओं को एआई स्किल्स। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस और जियो अगले 7 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एआई पर करेंगे और एआई की लागत को मोबाइल डेटा की तरह सस्ता बनाने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि एआई का सबसे बड़ा दौर अभी आना बाकी है और ये दुनिया में सुपर अबंडेंस का नया युग ला सकता है। अंबानी ने साफ कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए हाई स्किल जॉब्स पैदा करेगा। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और नई इंडस्ट्रीज और रोल्स बनाएगा। रिलायंस एआई के लिए गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स, सॉवरेन कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क और स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस बनाने पर काम करेगी, जिसकी शुरुआत जामनगर में हो चुकी है। कंपनी स्टार्टअप्स, आईआईटीज और बिजनेसेस के साथ मिलकर एआई अडॉप्शन तेज करेगी ताकि भारत ग्लोबल एआई इकोनॉमी में मजबूत भूमिका निभा सके। पाइन लैब्स ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एआई पावर्ड स्मार्ट पेमेंट सिस्टम्स बनाए जा सकें। ये सिस्टम सिर्फ पेमेंट प्रोसेस नहीं करेंगे बल्कि ट्रांजैक्शंस एनालाइज करके रिकरिंग पेमेंट्स, पेमेंट फेलियर्स और कैश फ्लो को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी सिक्योर और रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में काम करेगी और ज़रूरत पड़ने पर ह्यूमन ओवरसाइट रहेगा। पाइन लैब्स डेवलपर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म खोलेगा ताकि नए एआई ड्रिवन फिनटेक टूल्स बन सकें, जिससे भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम और एडवांस हो सकता है। FIIs तेजी से आईटी सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज मॉडल को डिसरप्ट कर सकता है। फरवरी के पहले 15 दिनों में ही आईटी शेयरों से करीब 10,956 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई, जबकि 2025 में कुल 74,698 करोड़ रुपए और जनवरी में 1,835 करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। आईटी शेयरों में भारी गिरावट दिखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल करीब 13% गिर चुका है, विप्रो करीब 19%, LTM 22%, LTTS 14.5% नीचे है और इन्फोसिस समेत कई बड़े आईटी शेयरों में डबल डिजिट करेक्शन आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि FIIs ओवरऑल इंडियन मार्केट में बायर्स बने रहे और इसी दौरान इक्विटीज में करीब 19,675 करोड़ रुपए की खरीदारी की। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, पावर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्फ्लो आया, जबकि FMCG और हेल्थ केयर में हल्की बिकवाली रही। नोमुरा का मानना है कि एआई से आईटी कंपनियों का खत्म होना ओवरस्टेटेड डर है। ब्रोकरेज ने 3 सिनारियोज बताए। वर्स्ट केस में ग्रोथ 2 से 3% तक गिर सकती है, मिडिल केस में एआई सर्विसेज से हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ और बेस्ट केस में आईटी कंपनियां एआई ऑर्केस्ट्रेटर बनकर मार्केट साइज को $1.5 ट्रिलियन से $4.5 ट्रिलियन तक बढ़ा सकती हैं। नोमुरा और MK ग्लोबल का कहना है कि आईटी कंपनियों के पास एंटरप्राइज नॉलेज, डोमेन एक्सपर्टीज और क्लाइंट ट्रस्ट जैसी स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं, इसलिए वे एआई एरा में भी रेलेवेंट रह सकती हैं। ब्रोकरेज ने इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कोफॉर्ज और ई-क्लर्क्स को पसंदीदा स्टॉक्स बताया है, जबकि मौजूदा सेल ऑफ को फ्यूचर डिस्रप्शन का फ्रंट लोडिंग कहा गया है। भारत और यूके ने ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो भारत यूके विजन 2035 के तहत भारत में ऑफशोर विंड इकोसिस्टम को डेवलप करने और प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने पर काम करेगा। मंत्री प्रहलाद जोशी ने 3 मुख्य फोकस एरिया बताए: सी बेड लीजिंग और मार्केट डिजाइन, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंसिंग और रिस्क मिटिगेशन, ताकि ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिकल तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। यूके ऑफशोर विंड में ग्लोबल लीडर है और हाल ही में 8.4 गीगावाट कैपेसिटी ऑक्शन कर चुका है, जबकि भारत में लगभग 70 गीगावाट ऑफशोर विंड पोटेंशियल बताया जा रहा है। खासकर गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में शुरुआती प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। ऑफशोर विंड ज्यादा पावर जनरेट करता है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए किया जाएगा, ताकि सोलर और विंड जैसी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। अगली खबर, IMF ने चेतावनी दी है कि चीन की मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसीज न सिर्फ घरेलू स्तर पर वेस्ट पैदा कर रही हैं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। IMF ने चीन से एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल छोड़कर कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल अपनाने को कहा है। IMF के मुताबिक चीन का करंट अकाउंट सरप्लस GDP का करीब 3.3% रहा और एक्सपोर्ट सरप्लस रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कमजोर युआन, करीब 16% अंडरवैल्यूड, ने चीनी सामान को विदेशों में सस्ता
बना दिया, जिससे दूसरे देशों की इंडस्ट्रीज पर दबाव बढ़ा। रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल सब्सिडीज और ओवर कैपेसिटी पर भी चिंता जताई गई है। IMF का कहना है कि चीन की गवर्नमेंट सपोर्ट करीब GDP का 4% है, जो EU से काफी ज्यादा है, और इससे रिसोर्स मिस एलोकेशन और ट्रेड टेंशंस बढ़ सकती हैं। IMF ने डिफ्लेशन, प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस और बढ़ते गवर्नमेंट डेट पर भी अलर्ट दिया है। चीन का गवर्नमेंट डेट GDP का करीब 127% तक पहुंच चुका है और आगे बढ़ने का अनुमान है, जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मोहम्मद एल एरारियन ने प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को लेकर वार्निंग दी है, खासकर जब ब्लू आउल ने अपने रिटेल प्राइवेट डेट फंड से पैसा निकालने की सुविधा परमानेंटली रोक दी। उनका कहना है कि यह लिक्विडिटी स्ट्रेस का शुरुआती संकेत हो सकता है, जहां फंड्स के लिए अचानक कैश देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से तुलना करते हुए कहा कि अभी हालात उतने खराब नहीं है, लेकिन ये मार्केट्स के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है और इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल सकता है। एरारियन ने यह भी बताया कि प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ चुका है और कुछ एसेट्स की वैल्यूएशन में करेक्शन जरूरी हो सकता है। अगर कमजोर एसेट्स सामने आए तो ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और रिस्क सेंटिमेंट बदल सकता है। स्विगी ने अपनी 15 मिनट वाली स्टैंडअलोन फूड डिलीवरी ऐप स्नैक को बंद कर दिया है, क्योंकि कंपनी को इसे बड़े स्तर पर स्केल करना मुश्किल लग रहा था। कंपनी का कहना है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट दिख रहा था, लेकिन बिजनेस मॉडल की इकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म में टिकाऊ नहीं लग रही थी, इसलिए अब फोकस मजबूत और प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स पर किया जाएगा। स्नैक जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था और ये स्विगी की माइक्रो किचन से होम स्टाइल मील्स डिलीवर करता था, ताकि जेप्टो कैफे और ब्लिंकिट बिस्ट्रो जैसे क्विक कॉमर्स राइवल से मुकाबला किया जा सके। हालांकि बोल्ट नाम का 15 मिनट रेस्टोरेंट डिलीवरी फीचर स्विगी ऐप में पहले से चल रहा है और करीब 10% ऑर्डर्स दे रहा है, जिससे साफ है कि कंपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके सही मॉडल खोज रही है। टेक्समा को रेल और RVNL ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि इंडिया की रेल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूत किया जा सके। इस JV में टेक्समा को 49% स्टेक रखेगी और RVNL मेजॉरिटी कंट्रोल में रहेगी, जिससे प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग स्पीड और PSU एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ दोनों का फायदा मिलेगा। इस जॉइंट वेंचर का फोकस एडवांस्ड रोलिंग स्टॉक, रेल मेंटेनेंस, एसेट मैनेजमेंट और बड़े EPC रेल प्रोजेक्ट्स पर रहेगा, यानी आने वाले समय में रेल सेक्टर में बड़े ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद टेक्समा को और RVNL के शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। ABB इंडिया ने दिसंबर 2025 तिमाही में उम्मीद से ज्यादा रेवेन्यू दिखाया, जो साल दर साल करीब 5.7% बढ़कर 3,557 करोड़ रुपए रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट करीब 18% गिरकर 433 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, जिससे मार्जिन्स पर दबाव पड़ा। हालांकि ABB के लिए पॉजिटिव बात यह रही कि ऑर्डर्स में जबरदस्त उछाल आया और Q4 में ऑर्डर्स 52% बढ़े, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हैं। पूरे 2025 में कंपनी ने रिकॉर्ड ऑर्डर्स और रेवेन्यू दर्ज किए और बोर्ड ने 29.59 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की रिकमेंडेशन भी दी। FII इंडियन PSU बैंक्स में धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं, भले ही ओवरऑल इंडियन इक्विटीज में वे नेट सेलर्स रहे हों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में फॉरेन ओनरशिप लगातार बढ़ा है और कई बैंक्स 52 वीक हाई पर पहुंचे हैं, जिससे PSU बैंकिंग थीम मजबूत दिख रही है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पिछले एक साल में करीब 60% चढ़ा है, जबकि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। इसके बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी रिलेटिवली सस्ती हैं, क्योंकि PSU बैंक्स करीब 1.3 टाइम्स फॉरवर्ड बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक से काफी कम है। वारी एनर्जीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रही है और 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के साथ नई बैटरी गिगा फैक्ट्री लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है। कंपनी अपनी बैटरी कैपेसिटी को 3.5 GWH से बढ़ाकर 20 GWH तक ले जाने की योजना बना रही है, जो इंडिया के एनर्जी स्टोरेज और EV इकोसिस्टम के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। कोफॉर्ज पर बड़ी ब्रोकरेज CLSA ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2,426 रुपए रखा है, जो करंट लेवल से करीब 77% तक अपसाइड दिखाता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि सेबर की अर्निंग्स कॉल के बाद कोफॉर्ज के ग्रोथ आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसलिए इस स्टॉक पर नजर बनी रह सकती है। इंडस टावर्स की शेयरों में हल्की गिरावट दिखी है, जबकि भारती एयरटेल ने फरवरी में अब तक करीब 53 लाख शेयर खरीद लिए हैं। फिलहाल स्टॉक 473 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2026 में अब तक करीब 9% ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म बाइंग इंटरेस्ट तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है।
एक्मे ऊर्जा वन प्राइवेट लिमिटेड ने सेकी लिमिटेड के साथ 190 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए 25 ईयर पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट में बैटरी स्टोरेज भी होगा और बिजली का टैरिफ 4.72 रुपये प्रति यूनिट तय हुआ है, जो 27 फरवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल सकती है। डेलीवरी ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया के कॉम्प्लेक्स एड्रेसेस के लिए एआई पावर्ड मैप्स बनाए जा सके, जिससे लॉजिस्टिक्स डिलीवरी और तेज और एक्यूरेट हो सके। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद डिलीवरी के शेयरों में तेजी भी देखने को मिली, जो एआई थीम के कारण इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाता है। स्पाइसजेट को 10 नए एयरक्राफ्ट इंडक्शन का एमओयू मिला है, जिससे कंपनी का फ्लीट करीब 60 प्लेन्स तक बढ़ाने का प्लान है। हालांकि स्टॉक पर प्रेशर रहा और शेयर करीब 16.8 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो डे हाई से करीब 3% नीचे था। यानी एक्सपेंशन न्यूज के बावजूद मार्केट कॉशियस नजर आ रही है। रेलटेल को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से 36.6 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट मिला है और इससे पहले 4,550 करोड़ रुपए का बड़ा वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑर्डर भी मिला है। हालांकि Q3 में नेट प्रॉफिट घटा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है और शेयर NSE पर 328.65 रुपये पर करीब 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है, लेकिन अर्निंग्स पर नजर जरूरी है। आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये मार्केट साइकिल का नॉर्मल हिस्सा है। 2025 में बाजार कमजोर रहने का बड़ा कारण FII की हेवी सेलिंग थी, जबकि पिछले 6 से 9 महीनों में कुछ चुनिंदा शेयरों में FII और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। FS मोटर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग करीब 0.65% से बढ़कर लगभग 0.95% हो गई और FII होल्डिंग भी लगभग 9.77% से बढ़कर 10% के आसपास पहुंच गई। GMDC में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.13% से बढ़कर करीब 0.40% हुई, जिससे माइनिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ता दिख रहा है। अशोक लेलैंड में FII होल्डिंग करीब 23.85% से बढ़कर 24.41% हो गई और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी बढ़ी है, जिससे ऑटो और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। डिलीवरी में म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग 27% से बढ़कर 32% की ऊपर चली गई। हालांकि FII होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, फिर भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने के कारण ये सेक्टर लॉन्ग टर्म थीम माना जा रहा है। वोडाफोन आइडिया में FII और म्यूचुअल फंड दोनों की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन ये हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टॉक है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन और डेट रिस्क ज्यादा है, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई रह सकती है। डिफेंस स्टॉक्स और लॉरिस लैब्स जैसे फार्मा स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग 6.7% से बढ़कर 7.6% और लॉरिस लैब्स में करीब 7.78% से बढ़कर 9.5% तक पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स डिफेंस और फार्मा जैसे सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर्स में एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस में म्यूचुअल फंड होल्डिंग करीब 10.5% से बढ़कर 14% के ऊपर चली गई। HBL इंजीनियरिंग में FII होल्डिंग करीब 4.83% से बढ़कर 5.87% हुई और APL अपोलो ट्यूब्स में करीब 11.5% से बढ़कर 14.5% के ऊपर पहुंच गई, जिससे NBFC, रेलवे और स्टील सेक्टर में इंटरेस्ट दिखता है। आज मार्केट में स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखी और डर का माहौल रहा। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे US इंटरेस्ट रेट्स की अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल की तेजी से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए, इसलिए लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी कमजोर और साइडवेज टू डाउन दिख रहा है। जब तक निफ्टी मजबूत लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक वॉलेटिलिटी और करेक्शन का रिस्क बना रहेगा, इसलिए मार्केट मूड फिलहाल कॉशियस है। लॉन्ग टर्म में पिक्चर पूरी तरह खराब नहीं है। AI, इंफ्रा, PSU बैंक्स, रिन्यूएबल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है, जिससे संकेत मिलता है कि गिरावट के बीच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।